प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के गोधूली भाग 2 काव्य खंड। इसमें मैं आपको उन सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो आपको एग्जाम जो होने वाला है इस एग्जाम में इस चैप्टर से। इसको अगर इतना हम पढ़ ले रहे हैं तो आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। 5 मार्क्स बस इतना एक कॉन्सेप्ट लिख के देते हैं। इस ब्रह्मा की लकीर है तो लकीर है, ये हम कह दिए ना। अगर नहीं आएगा ना, हमारे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम कह दिए तो कह दिए, इसमें से 5 को कोई में से घुमा के दे देगा एक कल एक तरह से उसको मिलान करने के लिए देगा। इसको आप एकदम याद करके जाइएगा। मैं इस सारी बातों को सिखाता हूँ। सबसे पहले आप समझिए काव्य खंड। काव्य खंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। काव्य खंड का मतलब होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई घटना घटता है और उस घटना को वो व्यक्ति किसी पत्रिका के माध्यम से लेकर किसी लोगों के पास पहुंचाते हैं। पहला कंडीशन हो गया। वो समाचार के माध्यम से किसी के सामने पहुंचाते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं। इसी तरह के माध्यम अनेकों प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए काव्य खंड जो है, लेकिन कभी कहते कि यदि आज मैं जिंदा हूँ तब मैं आज सब पत्रिका के माध्यम से एक दूसरे के पास, लेकिन मैं जब मर जाऊंगा और उसके बावजूद भी मेरे दिल में अरमान है, मेरा एक ऐसा मैं सोचता हूँ कि मर जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। तो वो कैसे याद करेंगे? तो मैं छोटी छोटी ऐसी कहानियां लिख दिया करूं कि जिन कहानियों को पढ़ के जब लोग सोचे तो उनको लगे कि ओ मतलब कवि का विचार ऐसा था और इसी विचार के माध्यम से कभी हम इस तरह की बात संबोधित कर रहे हैं। मतलब इसका एक सीओ इसे वाइंड अप की जाए तो वाइंड अप करने का मतलब हम कह देंगे कि कवि जो है एक सीधी सी किसी बात को एक ऐसे वाक्यों में लिखकर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी तरीका से समझ जा सके। क्या? चलिए इसमें पहला बात हम लोग देख लेते हैं। कवि ये गोधूली भाग 2 है, ये तो सारे बात बताया गया है। गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक जी जो है ये क्या बोलते हैं, इन्हें निर्गुण धारा के कवि के नाम से भी जाना जाता है। निर्गुण धारा के कवि कहा जाता है। निर्गुण धारा के कवि कहा जाता है। और ये कवि क्या लिखे हैं, कहते कि राम नाम राम बिनु बिरथे जगी जगवा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहने का मतलब हुआ, कवि कहते हैं कि यदि हम सनातन कुल में जन्म लिए, सनातन कुल बोले तो हिंदू धर्म, जैसे कोई कहता है कि ब्राह्मण में जन्म लिया है, ये कहता है कि साव जी में जन्म लिया है, ये कहता है लोहार है, ये कहता है ये राजपूत है। अरे ये सब जातीयता हम और आप बना दिए हैं। लेकिन इस सब जातीयता को जब हम एक ही सीरीज में बोलना चाहें तो हम वहां पर क्या कहते हैं, ये एक सनातन कुल है, इसे हम सनातन धर्म बोले तो हिंदू धर्म का। ठीक है, तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्म ले लिए और अपने मुख से राम का नाम न लेता है तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और जो है कवि का जन्म 1449 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1539 में होता है। जब इनका मृत्यु हुआ तो ये वाह गुरु कहते हुए इस जग को छोड़कर और चले गए। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि गुरु नानक जी जब मरने लगे तो अपने मुख से अंतिम वाक्य क्या बोले, तो वाह गुरु कहे। क्या बोले? वाह गुरु बोले। आपको याद रहेगा? मैं मानता हूँ। दूसरा कवि कहानी है रसखान जी। रसखान मतलब रसों से भरा हुआ। रसखान मतलब क्या हुआ? रसों से भरा हुआ। रसखान जी का जो जन्म है ये दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जो है जन्म हुआ था। किसी कारणवश से वहां पर कुछ दुख इनको हो गया, जिस कारण से वो वहां से उसको छोड़कर एक कृष्ण भक्ति में ये लीन हो गए। और ये कहें कि जहां पर भगवान कृष्ण गायों को चराया करते थे, किसे? अपने गायों को चराया करते थे, यदि वह जगह मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। और जहां पर भगवान कृष्ण अपनी प्रेम एंड श्री राधिका, इनका प्रेमिका के नाम क्या था? जानू, प्रिय, लवर। इनके प्रेमिका का क्या नाम था? राधिका। क्या था?
राधिका नाम था, ठीक है। इनके प्रेमिका का नाम जो है राधिका। कहते हैं कलिल के कुंजन ऊपर बारो, कहता है कि जब मैं कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग के बारे में सोचता हूँ तो मैं इस कदर मुग्ध हो जाता हूँ, इतना हम आनंद में महसूस कर पाता हूँ कि मेरे लोगों की मुस्कान कभी खत्म नहीं हो पाता। समझे? इस तरह से कहते हैं, कवि जी कहते हैं, रसखान जी उनके प्रेम प्रसंग को बारे में जब कभी सोचते हैं, जैसे नहीं कहता है शादी करो होता है और रोते हम हैं, तो चल देते तो इस तरह के बात लोग सोचते हैं। और कभी कहते हैं कि इनका जन्म जो है 1548 में हुआ था, तो इनका मृत्यु 1628 में इनका मृत्यु हो गया। ये दोनों बात पूछने की संभावना है। यही बात आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि रसखान जी के बारे में कहेगा लिखने के लिए, तो कहिएगा ये प्रेम भरी कहानी कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग की वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये कृष्ण और राधा जिस जगह पर अपना प्रेम प्रसंग लीला किया करती थी या करते थे, वो जगह अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। या कृष्ण भगवान जिस लपटी और कमलिया के लेकर गायों को चराने के लिए जाते थे, जो वो जगह मुझे दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अध्याय तीसरा में कहता है घनानंद, ये कहते हैं अति शुद्ध स्नेह के मार्ग है। वाह, कहते प्यार का मार्ग जो है ना, प्रेम का मार्ग बड़ा नाजुक बंधन है। जैसे प्रेम करने का मतलब हुआ कि इस जग में मैं प्रेम अपने माता पिता से भी करता हूँ, अपने भाइयों से करता हूँ, अपने दोस्तों से करता हूँ। अब प्रेम के बारे में क्या कहा जाए? हमारे अंदर में जो ज्ञान है, इसका मतलब है कि मैंने किताबों से प्रेम किया है ना? अरे इस प्रेम हमने किताब से किया नहीं तो फिर ये मुझे ज्ञान कैसे हो गया? इसका मतलब है कि हमने किताबों के साथ इससे प्रेम किया नहीं। आपने इससे प्रेम करना चाहिए। तो कहता है कि घनानंद जी कहते हैं कि अति शुद्ध स्नेह के मार्ग है, मोह असुनील वर्षो। कभी कहते हैं अपने प्रेमिका के कि अच्छा हम तुमसे इस कदर प्रेम करते हैं कि हम तुमको बता नहीं सकते, लेकिन तुम ये जानो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कभी कैसे भी घोर करते हुए कहते हैं अपने प्रेमिका को कि अगर तुम हमको छोड़कर चली जाओगी, अगर तुम हमको छोड़कर चली भी जाओगी तो होगा क्या कि तुम जहाँ जिस घर में जाओ वहां पर जब तुम अपने घर से कोई वस्त्र या किसी चीज को लेकर जब अपने घर से धूप में रखोगी, अचानक जब बारिश आ जाएगा, अब बारिश आने के बाद वो बारिश में तुम तो वस्त्र लाने जाओगी धूप में, वहां घर से बाहर, तो वो जो बारिश लाओगी तो वो बारिश के बूंद तुम्हारे शरीर पे पड़ेगा, और शरीर पे पड़ने के बाद तुम कहोगे अरे ऐसे करोगी, जैसे ही तू ऐसे की है बस तुम्हें ख्याल आएगा कि अरे ये तो घनानंद मुझे याद कर रहा, उसमें मेरा आत्मा तृप्त हो गया, धन्य हो जाएगा। ये अच्छा किसी भी तरह से तुमको याद कर ली ना, यही बात कभी कहते हैं कि मोह आंसू ले बरसो, तुम्हारे प्रेम को हम पाने के लिए कौन कौन विधि अपना रखा तुम कहती हो। कहते इनका जो जन्म है 1689 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु जो है 1739 में हुआ है। इनको जो है घनानंद को नादिर शाह के फौजियों द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। कहता प्रेम घन, ये स्वदेशी लिखते हैं, और स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश। स्वदेशी मतलब अपना देश, अपना देश बोलते हैं जिस देश में हम जन्म लिए हैं। कहते हैं आज के समय में हमसे कोई अब हमारा परिचय पूछता है तो हम लजाते हैं, शर्माते हैं, और किसी को भारतीयता कहलाने में हमको शर्माते हैं। लेकिन नहीं, आप जिस परिवेश में जन्म लिए हो, जिस परिवेश में पल पोस कर इतने बड़े हो गए, आप उन परिवेश को क्यों भूलना चाह रहे हैं? आप विदेशी वस्तुओं को क्यों अपनाना चाह रहे हैं? नहीं, ये सब गुण अपने नहीं होना चाहिए। आप जिस जगह में जन्म लिए हैं उन जगहों का आपके अंदर में ज्ञान होना चाहिए, आप में वो बिहेव होना चाहिए कि जब आप किसी को कुछ कहें तो कोई कहेगा नहीं कि जिस जग नहीं कहते हैं कि हम जिस परिवेश में जन्म लिए हैं पहले उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने जीवन में उस तरह तरक्की करेंगे कि हमारे समाज वाले कहेंगे कि हमारे ही समाज के संतान है जो आगे पूरा जग में अपने नाम को क्या। तो यही कहते स्वदेश मतलब अपना देश, जिस देश में मेरा जन्म हुआ है, किस देश का, भारत देश में हुआ है। कवि का जो जन्म है 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रेम घाटी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1855 में। मृत्यु जो है 1900
22 में हो गया था। अगला कहते हैं सुमित्रानंदन पंत, ये भारतीय दशा के बारे में बताते हैं। किसके बारे में कहते हैं? भारतीय दशा के बारे में कहते हैं। और भारतीय दशा में ये कहते हैं कि जिस भारत में जो हम कहते हैं कि हमारे गांव में बसने वाले जो लोग होते हैं उसमें भारतीयता दिखाई देते हैं, लेकिन कभी एक बात का दुख प्रकट करते हुए एक पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं सुनिए आप, अच्छा लगेगा आपको सुनिए। कहता है भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामला। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामला, धूल भरा मैला सा अचल, गंगा यमुना की जल उदासीन। उदासीन का मतलब क्या हो गया? लगता है कि अब बिल्कुल उदास, कैसे इस कदर उदास हो गए। वही कवि कहते हैं, कवि एक बात को जरा सोचिए, सोचना है, कुछ नहीं करना है, आप एग्जाम में लिख लेंगे, आप अपने स्तर से सोचिए। कवि कहते हैं कि भारत में जैसे कोई एक महिला है, अपने घर में जिस कदर रहती है, जब उसको कहीं मेला उला जाना है, उसके वो छोटा बच्चा है, मान कर चलते, मानने में कुछ नहीं जाता है, पर इतना छोटा बच्चा है उसको, और वो बच्चा को लेकर कहते चल गोवा चलते हैं, इधर से माँ जो है गोद में हाथ में लेकर जाती है, और मेला में जाने के बाद वो कुछ ऐसा सामान खरीदती है, कुछ ऐसा सामान खरीदती है कि सामान खरीदने के बाद जो है वो क्या की, वहां से उस बच्चा को क्या करती है, दोनों हाथ उसका कल्पना करते कि झोला से भर गया होगा, झोला से भर गया था, मेला में बहुत भीड़ होता है, ऐसे करते करते वो अपने हाथ को क्या कर गई महिला, ऊपर उठा के किसी भी तरह से करते करते आगे की ओर तरफ जो है वो चलना शुरू कर दी कि नहीं कर दी? अब कर दी। एक बात बताइए, क्या वो बच्चा पीछे की ओर छूट जाता है, वो बच्चा रोने लगता है, उससे कोई दो व्यक्ति पूछता है बुआ तुम क्यों रोते हो, तो बच्चा का भाव सुनिएगा कितना मस्त वो भाव देता है। कहता है कि हमारी माँ के वस्त्र ही इतने छोटे थे, तो व्यक्ति बोला कि तुम अपने माँ के साड़ी के कोर तो पकड़ सकता था। क्या बोले कि तुम अपने माँ की साड़ी के कोर तो पकड़ सकता था। तो बच्चा कहता है कि मेरे माँ के वस्त्र ही इतने छोटे थे कि माँ का जब अपना ही तन न ढक सका तो मैं क्या पकड़ता। उस व्यक्ति के भाव को समझो, उस बच्चा के कितना बड़ा उसका बुद्धि था, कितना बड़ा ज्ञान था। वही कहते हैं, ये सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं भारतीय दुर्दशा के बारे में लिखकर कभी मन ही मन कुंठित हो गए हैं, और इनका जन्म जो है 19वीं ईस्वी में हुआ था, 29 दिसंबर 1977 का इनका देहांत हो गया। तो कहता है अगला चैप्टर, रामधारी सिंह दिनकर जो है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र मतलब जनतंत्र मतलब जन मतलब लोग, तंत्र मतलब तंत्र, मतलब लोगों का एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जहां पर लोगों का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। लोग कहे कि नहीं इस पर मेरा अधिकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। कोई व्यक्ति, जैसे आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश हो चुका है, लोकतांत्रिक देश में होता क्या है आपको बताते हैं कि लोकतंत्र में जो है कि उसमें जनता जो चाहेगा वो कर देगा, जो कहेगा कि नहीं इसको प्रधानमंत्री बनाएगा तो कहेगा चलिए इसको बनाएगा। मान कर चलते हैं कि 3 लोग व्यक्ति है, वो राम, एक सोहन और एक मुकेश, ये 3 लोग व्यक्ति हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। और ये कहता है कि नहीं राम को प्रधानमंत्री बनाया जाए, कहता सोहन को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और मुकेश को क्या बनाया जाए, इसको विधायक बनाया। तो यहाँ पर क्या हमारे कहने से नहीं, यहाँ पर जितने जनता जो मिल गए हैं वो सब मिलकर इन्हें क्या बना दिए हैं, अपने अपने अनुकूल जो है इनको चुन लिया गया है। ये खुद चाहिए तो बन जाएंगे, कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में लोगों का जो व्यक्ति प्रतिनिधि होते हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है। इस देश में उस व्यक्ति का अधिकार होता है जो जनता चाहे उसी की जीत। ठीक है ना। जनतंत्र का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 के सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 के सिमरिया बेगूसराय में, और इनका मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 के इनका मृत्यु हो गया था। कहता है सही बात श्याम अज्ञे जी का, कहता है हीरानंदन वात्स्यायन, इसका पूरा नाम है हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे। ये जो है हिरोशिमा के बारे में लिखते हैं। तो हिरोशिमा के बारे में क्या कहते हैं कवि, कहते हैं कि ये घटना जो है 6 अगस्त 1945 की ये घटना है, जो ये जापान के द्वारा किया गया था।
जो 6 अगस्त 1945 के नागासाकी बंदरगाह पर नागासाकी बंदरगाह पर एक बम गिराया गया था, जिससे वहां के लोग क्या हो गए थे, अपंग या अपाहिज हो गए थे। कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा अचानक निकला सूरज, इस तरह से कहते हैं कि वो क्षितिज से नहीं, नगर के चौक पर, मतलब वो आकाशीय सूरज नहीं था, वो एक परमाणवीय घटना था, जिसमें कवि कहते हैं कि ये मनुष्यों के द्वारा इस तरह के दुर्व्यवहार किया गया, जो वहां के लोगों की इसका बुरा असर पड़ गया। ये घटना कब हुआ? 6 अगस्त 1945 के नागासाकी बंदरगाह पर। कहता है कुबर नारायण, एक वृक्ष की हत्या। कवि कहते हैं कि एक वृक्ष का महत्व कैसे समझाऊं मैं। कहता है एक वृक्ष हमारे जीवन में ये हमेशा हमें O2 दिया करता है, O2 बोले तो ऑक्सीजन दिया करता है, और ये जो है CO2 को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है समझेंगे, ऑक्सीजन है तो हम जीवित हैं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जीवित। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हम अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएंगे तभी तो ऑक्सीजन आएगा। तो कहता है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष को हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। और कभी कहते हैं कि जब मैं कहीं से लौट कर आता हूँ तो उस वृक्ष के छांव में बैठकर मैं विश्राम करता हूँ, मैं चैन का नींद लेता हूँ, मुझे कितना आनंद आता है, कितना आरामदायक उसका जीवन होता है मेरा। उसके छांव में बैठकर मुझे लगता है कि वाह, सब सुकून यहाँ पर। उतना सुकून आप एसी में महसूस नहीं कर पाइएगा जितना गांव के कदम के पेड़ तक जाकर महसूस कर। हकीकत यही है। 19 सितंबर 1927 का इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है। वक्त आएगा जानकारी होगी तो बताया जाएगा। वीरेंद्र अग्रवाल जो है ये हमारी नींद के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं। वीरेंद्र अग्रवाल हमारी नींद के बारे में कहना चाहते हैं कि जो है इनका हमारा जो नींद होता है, नींद में जब कोई व्यक्ति क्या होता है, जब कोई क्रिया करता रहता है, जब कोई व्यक्ति सोया होता है, उस वक्त भी कोई व्यक्ति किसी जीत के लिए मेहनत करता रहता है, नहीं करता रहता है। हर कोई व्यक्ति अपनी जीत के लिए मेहनत करता रहता है। हमारी नींद के दौरान कोई व्यक्ति, जब हम उससे तुलना करते हैं कि ये व्यक्ति की जीत कैसे हो गया, हम कहते हैं कि मेरा हार हो गया, तो तुमने भी मेहनत किया था, मेहनत उसने भी किया था। फर्क तो सिर्फ इस बात का था कि तुम्हारे साथ साथ भी मेहनत किया था, और जिस समय तुमने सो गया उसके बावजूद भी वो मेहनत कर गया। यही वजह है कि तुमसे वो आगे निकल गया और तुम पीछे ही रह गए। यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं। अक्षर ज्ञान अनंता में कभी कहते हैं, सॉरी, इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 का इनका जन्म हुआ था। वीरेंद्र अग्रवाल जी का जन्म। कहते हैं एक इनका बारे में एक बात और बताते हैं। हमारी नींद के दौरान में कभी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नींद अवस्था में होता है, निद्रा अवस्था में होता है, इसके बावजूद भी उसका दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं जो याद आता है कि ये करना है, ये तरह, जैसे नींद में कोई व्यक्ति करता है, वही बात है। अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान में के बारे में कवित्री कहती है, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाली थी कवित्री, और ये अक्षर ज्ञान में हमें इस बात को संबोधित करती है कि एक बच्चा जब किसी वाक्यों को लिखना शुरू करता है तो किन कठिनाइयों से गुजरता है और वो अच्छा से नहीं लिख पाता। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमको जैसे हम मान कर चलते कि हमें टीचिंग नहीं है, हम छोटा सा एक बच्चा है, हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखे था लग रहा है कि हम एकदम ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन एक वक्त जैसे जैसे हमारे अंदर में ज्ञान का विकास होता है तब हम कहते हैं कि नहीं, ये हमें जानना चाहिए, ये समझना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है। और अक्षर ज्ञान के बारे में कवि कहती है कि एक बच्चा से कब वही नहीं लिख पाता है, जब उसे एक समय आता है तो याद आता है कि वो हमें भी उस वक्त में मेहनत कर लेना चाहिए था, हमें भी वहां पर पढ़ना चाहिए था। आज नहीं पर आज हमारे लिए दुख, वो अपना दुख किसी को नहीं बताया जाता है। और कहता है जीवानंदन दास जी कहते लौट कर आऊंगा फिर, ये बंगाल में लौटने की बात कहते हैं। और
हाँ, तो देखिए ये जीवानंद दास जी कहते हैं कि लौट कर आऊंगा फिर, मतलब ये कहाँ लौटने की बात करते हैं? अपने मातृभूमि में जहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म जो है इनका बंगाल में हुआ था, और ये कहते हैं कि मैं बंगाल में फिर लौटना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में अभी बहुत सी ऐसी काम की है जो कर तो लिए, लेकिन बहुत सी ऐसी काम ऐसा भी करना है जो मैंने नहीं किया है, जिसको अगर मुझे जड़ समय मिले तो मैं इसे करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा उम्र भी हो चुका है, और एक दुर्घटना में इनका जो है मृत्यु हो जाता है, और ये 55 वर्ष के होते हैं। किसी गाड़ी से ठोकर उकर लगने की वजह से इनका मृत्यु हो जाता है। और कहते हैं कवि जी कि मैं आऊंगा बाबुल पक्षी की तरह, मैं आऊंगा एक बाबुल पक्षी की तरह, मैं अपने ही देशों में, लेकिन उस मैं वैसे घरों में बस कर रहूंगा जिस घर में कभी कोई व्यक्ति रहा करते थे, और आज मैं उस घर से अलग हो, मतलब उस घर में आऊंगा और उस घर में प्रवासी की तरह रहूंगा, जो मुझे जग नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं सारा जग को मैं परिचय करके मुझे सारा बात करके। आगे कहते हैं रेनल मार्किया रील के कहते हैं मेरे बिना तू प्रभु। रेनल मार्किया का कहना है कि ये प्रभु, यदि मैं हूं तो आप हैं, और आप हो तो मैं हूं। अगर मैं न रहूंगा तो आपको सेवा कौन करेगा? अगर आप न रहेंगे तो मैं किसको सेवा करूंगा? जिस प्रकार एक कुम्हार को एक घड़ा मिट्टी दे देते हैं, उस मिट्टी का एक सुंदर से सुंदर घड़ा बना देता है कौन? एक कुम्हार। लेकिन हम उस मिट्टी से क्या करते हैं? हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन उस कुम्हार को हम वो चीज देंगे तो उसे एक अच्छा से अच्छा कोई वस्त्र बनाओ, कोई पात्र बना देगा। और उस मिट्टी को घड़ा बनाने में उसको कितना मेहनत लगा था, और उस घड़ा को हम ढेपा से कुछ इस्तेमाल कर उसको फोड़ देते हैं। बोली तो उसको हमारे लिए तो सामान्य चीज है, लेकिन उसके व्यक्ति से पूछिए जिन्होंने कितना मेहनत संघर्ष करने के बाद उस चीज को बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।